अब इकोनॉमिक्स की तैयारी होगी और भी आसान। यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूईटी पीजी के लिए हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स अब मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर उपलब्ध है। कम फीस में कंप्लीट कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करने के लिए आज ही विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप डाउनलोड करें। हम आपको राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी, साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो हम आपको मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को समझाएंगे। उससे पहले आप समझ लीजिएगा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि अगर आपका ये जो रेंज है, ये वाला इस तरीके का एलएम हो सकता है, ये हमारी क्लास केंजियन रेंज है। और ये तब होता है जब एच इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी। इस तरीके का भी हो सकता है एलएम, ये क्लासिकल रेंज है। ये बताता है कि ब्याज की दर से बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है एच, मतलब एलएम। ये तब होता है जब एच की वैल्यू 0 होती है। और आमतौर पर ये इंटरमीडिएट रेंज होती है इस तरीके का पॉजिटिव एलएम, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती रेंज, ठीक है जी। तो आप इसको याद रखिएगा। मैं अगर इन तीनों का डायग्राम एक साथ बनाऊं तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्लासिकल रेंज है, सॉरी ये केंजियन रेंज है, ये इंटरमीडिएट रेंज है, और ये हमारी बिल्कुल सीधी जो हो जाती है वो क्लासिकल रेंज है। तो अलग अलग स्थिति में जो राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता कैसी होगी उसको अब हम डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केंजियन रेंज में जब सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करता है तो वस्तु बाजार में होने वाले अंतिम परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि जब ये परिवर्तन होगा तो कौन सा कथन जो है वो सही है, इसके बारे में हमें आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं केंजियन रेंज क्या होती है और सरकारी व्यय में वृद्धि करने से क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए हमारी केंजियन रेंज है, तो इस तरीके का एलएम होगा। ये हमारा आईएस है, आईएस 0 बोल देते हैं इसको। ये वाई का स्तर है और ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर सरकारी व्यय में वृद्धि होती है तो वस्तु बाजार में होने वाले अंतिम परिवर्तन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए इस स्थिति में अगर वस्तु बाजार में परिवर्तन होता है तो इस तरीके से ये जो आईएस है ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इसकी वजह से जो ब्याज की दर है वो तो सेम बनी रहेगी, लेकिन जो जीडीपी का स्तर है वो बढ़ जाएगा। यही बात देखो यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज दर में ये वाला, ये जो है आंसर है सी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि साधारण केंजियन गुणक के पूर्ण प्रभाव के बराबर होगी, क्योंकि क्राउडिंग आउट इफेक्ट शून्य होता है। इस स्थिति में किसी भी तरीके का क्राउडिंग आउट नहीं होता, क्योंकि जितनी वृद्धि हो रही है उतनी ही राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, यानी कि जितनी मैग्नीट्यूड है आईएस का उतना ही राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। इसलिए किसी भी तरीके से क्राउडिंग आउट की स्थिति इस स्थिति में देखने को नहीं मिलती है। सेकंड कह रहा है वो क्वेश्चन में कि क्लासिकल रेंज में एलएम पूर्णतः बेलोचदार होने का प्रारंभिक कारण क्या है। क्लासिकल रेंज में जो एलएम वक्र है वो इस तरीके का होता है, ऐसा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ, ऐसा। इसका मतलब ये है कि जो एच है हमारा वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर से संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। यानी कि मुद्रा की मांग ब्याज दर के प्रति पूरी तरह से संवेदनहीन होती है, यही बेसिकली इसका मतलब है। इसका मतलब h बराबर 0 होता है। उस स्थिति में ये बिल्कुल इस तरीके से खड़ा हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में क्लासिकल रेंज में काम कर रही है, क्लासिकल रेंज मतलब इसी रेंज में काम कर रही है जिस रेंज में हमने ये वाला बनाया है, और सरकारी करों में भारी कटौती करती है, तो नया समायुक्त संतुलन बिंदु क्या दर्शाएगा। अगर सरकार करों में कटौती कर दे, जैसे मान लीजिए ये आईएस है, आईएस 0 बोल देते हैं इसको, और ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है जिसको हम बोल देते हैं R0, ये Y0। अगर मान लीजिए करों में कटौती कर दी जाए, जैसे कर अगर कटौती कर दी जाए तो करों में कटौती करने से क्या होगा, ये जो आईएस है ये बढ़ेगा और ये आईएस इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी इस स्थिति में जो आय का स्तर है वो Y0 पे बना रहेगा। यानी कि जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है
थर्ड का, कि यदि अर्थव्यवस्था में क्लासिकल रेंज में काम कर रही है तो सरकार करों में भारी कटौती करती है तो नया समय बिंदु क्या होगा, ब्याज दर स्थिर रहेगी। नहीं, ब्याज दर स्थिर नहीं रहेगी, इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है। ब्याज दर और राष्ट्रीय आय दोनों समानुपात में नहीं, राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो। ब्याज दर, राष्ट्रीय आय स्थिर रहेगी परंतु ब्याज दर बढ़ जाएगी, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि इस स्थिति में देखिए आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय आय तो स्थिर है लेकिन ब्याज की दर जो है वो बढ़ गई है। ठीक है बच्चों, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इसके लिए जरूरी है देखिए आपको ISLM का कंसेप्ट पता हो तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती रेंज के में विस्तारवादी राजकोष नीति के प्रभाव क्या होगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, पहले आपको मध्यवर्ती रेंज और राजकोष नीति का, अच्छा कौन सी राजकोष नीति है, ये विस्तारवादी, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये मान लीजिए हमारी मध्यवर्ती रेंज है, इसका मतलब LM जो है वो पॉजिटिव है, ये मध्यवर्ती रेंज है, और ये हमारा IS है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अगर ये हमारा IS है, अगर सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है यानी कि G को बढ़ाती है या T को कम करती है तो ये जो IS वक्र है ये राइटवर्ड इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरीके से, इसको बोलेंगे IC2। इस स्थिति में क्या होगा, जो आय का स्तर है वो बढ़कर Y1 हो जाएगा और जो ब्याज की दर है वो बढ़कर R2 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज की दर बढ़ जाएगी और आय का स्तर भी बढ़ जाएगा, ये ब्याज की दर है, ये आय का स्तर है। तो इस स्थिति में तो ये होगा दोस्तों। अब आप पॉइंट पढ़ लेते हैं। IS वक्र दाईं ओर खिसकने से राष्ट्रीय आय और ब्याज दर दोनों बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय आय और ब्याज दर दोनों बढ़ते हैं, ठीक बात है। ब्याज दर में वृद्धि के बावजूद निजी निवेश पूरी तरीके से अपरिवर्तित रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखिए मतलब कहने का ये है कि अगर हमारी ब्याज दर बढ़ती है तो निजी निवेश पूरी तरीके से अप्रभावित रहे, ये गलत है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है, तो केवल एक सही है, इसका मतलब बी जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, गणितीय रूप में यदि मुद्रा की मांग H अनंत की प्रवृत्ति हो, यानी कि इस तरीके का हमारा कर्व है, इस तरीके का कर्व है, इस तरीके का, ये LM कर्व है, ठीक है जी। और राजकोषीय नीति के गुणक इस स्थिति में क्या परिणाम होगा, इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है वो आपको बताना है। बेसिकली फार्मूला है डेल्टा G, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 माइनस C ब्रैकेट में 1 माइनस T से, ठीक है जी। अगर ये T होता है तो T से, नहीं तो 1 माइनस C से। जैसे कि आपको 5th का जो D है वो दिखाया हुआ है, ये इसका आंसर बैठेगा। इसका मैग्नीट्यूड पता करने का तरीका ये वाला रहेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कह रहा है क्लासिकल रेंज में पूर्ण क्राउडिंग आउट की प्रक्रिया के दौरान, क्लासिकल रेंज क्या होती है एक बार मैं आपको बता देता हूं। क्लासिकल रेंज ये वाली है, ये क्लासिकल रेंज है, ये आपकी LM हो गया, ये आपका IS है, ये आपका IS है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका GDP का लेवल है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि पूर्ण क्राउडिंग आउट की स्थिति के दौरान सरकारी व्यय में वृद्धि और निजी निवेश में वृद्धि, गिरावट के बीच क्या संबंध होता है। देखिए ये मान लीजिए हमने IS को बढ़ाया, देखिए समझिएगा कि जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो GDP का स्तर है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। इस स्थिति में क्योंकि जो मनी की डिमांड है वो बढ़ गई है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। मतलब इनकम बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ती है, मनी डिमांड बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से निवेश जो है वो घट जाता है। इस स्थिति में जितना डेल्टा G बढ़ेगा उतना डेल्टा I घट जाएगा, ये दोनों बराबर बराबर होंगे, जिसकी वजह से GDP का स्तर में किसी भी तरीके से परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल ब्याज की दर बढ़ेगी। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो कि B से मैच करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से 6 का B क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बिल्कुल सही माना जाएगा। 7th क्वेश्चन पर हम आ गए। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये वाला, कि राजकोषीय रेंज में, मतलब मध्यवर्ती रेंज में राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाने चाहिए। देखिए अगर ये मान लीजिए ये हमारी रेंज है, मध्यवर्ती रेंज है, ये हमारा है
LM, ये हमारा है IS, ये है हमारा Y का स्तर, ये हमारा है R का स्तर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्यवर्ती रेंज में राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता, अगर मान लीजिए राजकोषीय नीति हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम इसको चेंज करके यहाँ तक ले आते हैं। इसकी स्थिति में A से ये B पर आ गया, तो ये हमारा ब्याज की दर हो गई R1 और ये हमारा हो गया ब्याज की दर Y1। ठीक है बच्चों, तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से इसकी पूरी रेंज चाहते हैं, मतलब इसका पूरा विस्तार चाहते हैं, तो हमें LM को भी इसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा साफ नहीं बना, मैं यहाँ बना देता हूँ आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा है LM, इंटरमीडिएट रेंज में, ये हमारा IS है। ठीक है जी, अगर IS बढ़ता है तो ये जो है ना, इतना GDP का लेवल बढ़ना चाहिए था। यानी कि अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आय बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मनी डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट घटेगा, अल्टीमेटली इनकम का लेवल जो है घटेगा। अगर आप चाहते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रखना, तो आपको LM को भी उसी रेट से बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप अगर LM को यहाँ पे ले आते हो, इस लेवल पे ले आते हो, तो आप अपनी सफलता प्राप्त कर जाओगे और आपका जो GDP का लेवल है वो Y1 तक बढ़ेगा। यानी कि दोनों ही पॉलिसी को एक साथ यूज़ करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। यानी कि मध्यवर्ती रेंज में राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या कर सकती है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपना सकती है, ताकि जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि को रोका जा सके। देखिए, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। 7वें का C जो है वो बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। 8th क्वेश्चन पर आ गए। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय रेंज में बजटीय घाटे का वित्त पोषण निजी क्षेत्र के पुनर्निर्माण से बिल्कुल भी हितोत्साहित नहीं करता। 8वें का कह रहा है कि अगर आप केंद्रीय रेंज में हो, केंद्रीय रेंज मतलब इस तरीके की रेंज में हो, और अगर आप मनी की सप्लाई बढ़ाते हो तो ये कोई भी प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। इसके अलावा केंद्रीय रेंज में अर्थव्यवस्था के पास व्यापक मात्रा में निष्क्रिय नगद करेंसी उपलब्ध होती है। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि इस स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है, लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर आप उस मुद्रा की मात्रा को बढ़ाते हो तो भी वो किसी भी तरीके से बॉन्ड बाय नहीं करेंगे। इसका मतलब A और B दोनों सही हैं, और A B का सही स्पष्टीकरण है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की ब्याज लोच A शून्य है, यानी कि IS जो है वो पूरी तरीके से वर्टिकल है, इस तरीके का IS बनेगा, इस तरीके का IS। इसका मतलब ये हुआ कि जो A है वो शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि निवेश की ब्याज के प्रति संवेदनशीलता शून्य। इसका मतलब ये है। ठीक है जी, और शून्य है, तो मध्यवर्ती रेंज में राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, और रेंज मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती रेंज का मतलब जो LM है वो इस तरीके का है। ये हमारा R है, ये हमारा Y का स्तर है। अब अगर राजकोषीय नीति का विस्तार होता है तो IS पूरी तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यानी इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये पूर्ण प्रभावशील है, पूर्ण प्रभावशील है। तो ये आप समझिएगा, इस स्थिति में ब्याज की दर बढ़कर अब हो जाएगी R1 और GDP का स्तर बढ़कर हो जाएगा Y1। यानी कि इस स्थिति में जो निवेश है वो क्योंकि निर्भर करता ही नहीं है ब्याज की दर पर, इसलिए निवेश में किसी भी तरीके से कमी नहीं आएगी।
इसलिए इस स्थिति में राजकोषीय नीति पूर्ण रूप से प्रभावशील मानी जाएगी। यानी कि जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है कि राजकोषीय नीति पूरी तरीके से प्रभावी रहेगी, भले ही ब्याज दर में वृद्धि क्यों ना हो जाए। अगला कह रहा है क्लासिकल रेंज, कीनियन रेंज और मध्यवर्ती रेंज की तुलना कीजिए और राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता के बारे में बात कीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा राजकोषीय नीति प्रभाव होती है कीनियन रेंज में और 0 प्रभावशील होती है क्लासिकल रेंज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 10वें का ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। 11 क्वेश्चन पर हम आगे दोस्तों। 11 कह रहा है कि कीनियन रेंज में के भीतर जब केंद्रीय बैंक द्वारा बड़े पैमाने पर खुले बाजार की कार्रवाई के तहत बॉन्ड खरीदे जाते हैं। बॉन्ड खरीदने का मतलब ये हुआ कि जब सरकार बॉन्ड खरीदेगी तो मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, ये इसका मतलब है। तो अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस स्थिति में जो बाजार में तरलता बढ़ने से निवेश और वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ठीक है जी, इसका मतलब जब अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो निवेश में भी वृद्धि होगी क्योंकि ब्याज दर गिर जाएगी और वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ये बिल्कुल सही है। आप डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं कि अगर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली आपका जो ब्याज की दर है वो गिरेगी और रेट ऑफ और इनकम का लेवल जो है वो बढ़ेगा। अगला कह रहा है कि क्लासिकल रेंज में मौद्रिक नीति को पूर्ण प्रभावी होने का अंतर्निहित कारण क्या है? देखिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करूं तो क्लासिकल रेंज ये है और ये हमारा LM है और ये हमारा IS है। अगर LM दाईं ओर खिसकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज की दर जो है वो मतलब ब्याज की दर नहीं गिरेगी क्योंकि ये डायग्राम सही नहीं है, तो ब्याज की दर यहीं रहेगी और GDP का स्तर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। केंद्रीय बैंक द्वारा बढ़ाई गई मुद्रा आपूर्ति का कोई भी भाग सट्टा को अवरोध नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये 12th का जो ए है वो सही है, बाकी का तो सब आप पढ़ लीजिएगा, गलत ही है। 13 क्वेश्चन पर हम आ गए। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती रेंज में जब केंद्रीय बैंक संकुचनवादी मौद्रिक नीति अपनाती है तो IS ढांचे पर इसका ढांचे के बारे में क्या बदलाव आता है? यानी कि जब केंद्रीय बैंक संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाती है मध्यवर्ती रेंज में, तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। संकुचनवादी मौद्रिक नीति का क्या मतलब हुआ? ये मान लीजिए हमारा LM है, ये IS है, ये आय का स्तर है और ये ब्याज का स्तर है। संकुचनवादी मौद्रिक नीति की वजह से जो LM वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। इसकी वजह से ब्याज की दर बढ़ जाएगी और जो GDP का स्तर है वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कंसेप्ट है। ये कह रहा है LM वक्र दाईं ओर खिसकेगा, ये तो गलत हो गया बच्चों। LM वक्र तो दाईं ओर खिसकता ही नहीं है। IS वक्र दाईं ओर खिसकेगा, ये भी गलत है। LM वक्र बाईं ओर खिसकेगा, ये सही है, जिससे ब्याज दर बढ़ेगी और उत्पादन घटेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने यही समझाने की कोशिश की है कि उत्पादन घट रहा है और GDP का लेवल और ब्याज की दर बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में केंद्रीय बैंक द्वारा किया गया मौद्रिक विस्तार राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में पूर्णतः असमर्थ होने लगता है? यानी कि अगर अर्थव्यवस्था में इस तरीके की रेंज है, मौद्रिक विस्तार इस तरीके की रेंज है, LM नहीं सॉरी गलत बोला मैंने, इस तरीके की रेंज है, LM इस तरीके का है, तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति पूरी तरीके से अप्रभावशाली होगी। क्योंकि अगर आप LM को बढ़ाते भी हो तो सारा का सारा पैसा वो अपने पास रख लेगा, इसलिए किसी भी तरीके से प्रभावशाली नहीं होगी। तो 14 का जो ए है, जब एक मिनट वेट करें, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। अच्छा LM तो मध्यवर्ती रेंज में है। ओके सॉरी, ये गलत बता दिया मैंने आपको। एक मिनट बेटा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। वो ये कह रहा है कि LM मध्यवर्ती रेंज में है, लेकिन LM मध्यवर्ती रेंज में है LM इस तरीके से है, मध्यवर्ती रेंज में नहीं, LM इस तरीके से।
अगर हमारा IS इस तरीके से है, जो कि तब होता है जब a बराबर 0 होता है, उस कंडीशन में अगर आप मौद्रिक विस्तार करते हो तो भी ब्याज की दर गिरेगी, लेकिन जीडीपी का लेवल में किसी भी तरीके से वृद्धि नहीं मिलेगी। इसका मतलब 14 का ए जो है वो बिल्कुल सही है। 15 क्वेश्चन पर हम आ गए दोस्तों। 15 को रहा है कि केंजियन रेंज और क्लासिकल रेंज में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बताइए। तो देखिए, मौद्रिक नीति जो प्रभावशील होगी वो बिल्कुल भी केंजियन रेंज में नहीं होगी, ठीक है जी। इसका मतलब जिस स्थिति में एच, आप कह सकते हो एक तरीके से, जिस स्थिति में एच 0 होगा, केंजियन रेंज और क्लासिकल रेंज में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता की तुलना कीजिए। तो जिस समय केंजियन रेंज में एच अनंत होगा और क्लासिकल रेंज में एच 0 होगा, उस समय मौद्रिक नीति प्रभावशाली होगी। तो इसका मतलब 15 का डी जो है, एच का अनंत का मतलब इस तरीके का और इस तरीके का, ठीक है जी। केंजियन रेंज एच अनंत होगा और क्लासिकल रेंज में 0 होगा, तब जाके वो प्रभावशील होगी। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती रेंज में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती रेंज है, मौद्रिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं हम। मौद्रिक विस्तार होने पर आय में वृद्धि केंजियन रेंज की तुलना में अधिक होती है। मतलब मध्यवर्ती रेंज में, मैं आपको एक बार रेंज बना देता हूं बच्चों, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये क्लासिकल रेंज है, ये मध्यवर्ती रेंज है, और ये जो सीधी खड़ी है ये हमारी, इसको पॉइंट दे देते हैं ए बी सी। तो ए से बी तक मध्यवर्ती रेंज है, ठीक है जी। अगर आप मौद्रिक विस्तार करते हो तो देखिए, यहां पर अगर आप मौद्रिक विस्तार करते हो तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपका पैरेलली ऊपर चला जाएगा। ये मौद्रिक विस्तार की वजह से हुआ है, ठीक है जी। मतलब आपका मौद्रिक विस्तार करते तो ये तो यहीं रहेगा, ये बढ़ते हुए आपका इस तरीके से पैरेलल चला जाएगा। अब अगर मौद्रिक विस्तार होने पर अगर आप ये IS चेंज करोगे तो देखिए यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा फर्क आएगा जब LM वर्टिकल होगा, यानी कि मौद्रिक विस्तार होने पर आय में वृद्धि केंजियन रेंज की तुलना में अधिक होगी। डेफिनेटली केंजियन रेंज में तो कोई वृद्धि होगी ही नहीं, तो ये सही है कथन। और मौद्रिक विस्तार होने पर आय में वृद्धि क्लासिकल रेंज की तुलना में कम होगी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए क्लासिकल से कम होगी मध्यवर्ती रेंज में और केंजियन से ज़्यादा होगी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 16 का जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन पर हम आ गए। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था में मंदी से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी से गुजर रही है और नीति निर्माताओं का लक्ष्य बिना ब्याज दर बढ़ाए राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना है, तो आपके सिद्धांत के आधार पर कौन सी नीति समन्वय पॉलिसी मिक्स अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले उनको क्या करनी चाहिए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए, मध्यवर्ती रेंज में विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए और विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए। अगर दोनों का एक साथ कंबाइंड करके यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उनको मंदी से निपटने में इससे फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो इसका मतलब 17 का जो सी है, 17 का सॉरी ए है, वो सबसे सही आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपको डायग्राम बना के, यही तो डायग्राम है ना बच्चों, इसे ये LM है, ये लेफ्ट वर्ड चला गया है। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमने एक डायग्राम बनाया भी था इसका शायद, ये वाला। यानी कि अगर हम विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाते हैं और विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाते हैं तो इस समस्या जो ब्याज की दर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और केवल आय का स्तर बढ़ेगा, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से मंदी का समाधान हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है कि केंजियन रेंज तरलता जाल जिसे कहते हैं, के भीतर केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में पूरी तरीके से विफल रहता है। यानी कि केंजियन रेंज की स्थिति में, इस वाली स्थिति में इस तरीके की स्थिति होती है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये LM की स्थिति है, ठीक है जी। इस स्थिति में आप, क्योंकि ब्याज की दर में और अधिक कमी नहीं होगी इसलिए निवेश नहीं बढ़ सकता, तो जो 18वें का ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस रेंज में ब्याज दर पहले से न्यूनतम स्तर पर है और न्यूनतम संभव स्तर पर है, यानी कि ब्याज दर में और अधिक कमी नहीं कर सकती। तो दोस्तों ये जो ए आंसर है आपका, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। 19 क्वेश्चन पर आ गए। 19 क्वेश्चन हमसे कह रहा है
19 क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ती रेंज में काम कर रही है। अर्थव्यवस्था कहाँ काम कर रही है? इंटरमीडिएट रेंज में। यदि मुद्रा की मांग की आय लोच के का मान बहुत अधिक है, के का मान बहुत अधिक है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक विस्तार का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि एलएम का जो ढाल है वो डिपेंड करता है के और एच की वैल्यू पर। अगर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर हमारा जो के है, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट के लिए बच्चों, यहाँ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ समझा देता हूँ। आपको ये समझना है कि इस तरीके का स्लोप है, इस तरीके का एलएम होगा, इस तरीके का एलएम होगा जब हमारा के जो है वो अधिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा के जितना अधिक होगा, जो हमारी नीति है राजकोषीय नीति, यानी कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जो जीडीपी का स्तर है उसमें बहुत कम वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि कम प्रभावशाली होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लोग मुद्रा की मांग बहुत अधिक करते हैं, जिसकी वजह से प्रभावशीलता जो है राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता